हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विथ राहुल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली बिहार दरोगा पर मैंने बनाया है। और आप इस वीडियो को चाहे तो आप गाइडलाइंस वीडियो के रूप में ले सकते हो या फिर मोटिवेशनल वीडियो ले सकते हो, कुछ स्ट्रेटजी में भी शेयर करूँगा। लेकिन आप जैसे भी ले लो ज़रूर, मैं यही बोलूँगा। आप थंबनेल में ही देख रहे हो, मैंने थंबनेल में एक्चुअली यहाँ पे लिखा है ना 160 प्लस मार्क्स इन मेंस। देखो, ये मेरे आ रहे हैं पक्का 160 प्लस तो मेरे आएंगे ही आएंगे। अब कुछ दिनों में रिजल्ट आ ही जाएगा, तो मैं एक बार रिजल्ट आ जाने के बाद मैं अपना शेयर कर दूंगा। मेरा वैसे तो 82 आ रहा है, बट हम लोग जानते नहीं कि आयोग का क्या रवैया हो सकता है, मतलब किस क्वेश्चन को वो करेक्ट मानता है, किस क्वेश्चन को वो नहीं लेता है। तो 2 क्वेश्चन को मैंने उसके हवाले छोड़ दिया है। देखो, ये दिखाने का नहीं था, मैं ये सब शो ऑफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जानता हूँ मार्केट में जब तक आप कुछ बताओगे नहीं अपने बारे में तब तक लोग जेन्युइन विश्वास नहीं करेंगे। और सही बात है, क्योंकि यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। मेरा वो मोटो नहीं है, मेरा मोटो है अगर मेरे कारण किसी का कुछ भला हो जाए, दैट्स ऑल। 1-2 बंदे भी बन जाए तो कुछ तो याद तो रखेगा कम से कम। चलो, और फिर ऊपर में मैंने ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, देखो मुझे पता है पहले तो हिंदी मीडियम वाले, लेकिन अब इंग्लिश मीडियम वाले भी बहुत भरे पड़े हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और उन्हें ये डर रहता है कि हम लोग से हो पाएगा या नहीं। तो देखो, मैं यही बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कुछ नहीं होता है। आप आओ, आप स्टार्ट करो। इंग्लिश मीडियम के लिए भी बुक्स अवेलेबल हैं, मैंने वो बताया है और मैं इस वीडियो में भी बताऊँगा आगे। और हिंदी मीडियम वाले के लिए तो खैर भरे पड़े हैं। और यार, ये यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगा, इसकी एक अलग रुतबा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पसंद के ऊपर है। और ये फॉर यूनिफॉर्म लवर ओनली, मैंने इसलिए पहले ही लिख दिया है, ये यूनिफॉर्म लवर वाले के लिए ही वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपके पास टैलेंट है, आप पढ़ सकते हैं, तो आप ज़रूर आईपीएस वगैरह की तैयारी कीजिए। डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह के लिए सीडीएस दीजिए, एनडीए दीजिए। उसके बाद फिर उसका एसएसबी सिलेक्शन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, वहाँ से फिर आप कॉन्फ्रेंस हो जाइए। उसके बाद फिर आप कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका एज ख़त्म हो गया या आप उतना नहीं कर पाते, तो कम से कम ये भी एक ख़राब जॉब नहीं है, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है हमारे यहाँ। कम से कम हिंदी बेल्ट वाले में, लाइक बिहार में, यूपी में, झारखंड में, ये सब। तो मैं इसी में अपना कुछ कुछ स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। तो सबसे पहली बात कि देखो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। बस ज़रूरी है तो सिर्फ एक मोटिवेशन की, जो आपको कंपेल करे कि यू नीड दिस जॉब। कुछ भी हो आपका, बस मुझे ये जॉब चाहिए, चाहे आपका जॉब क्राइसिस हो, कुछ भी हो। तो मैं मोटिवेशन वगैरह के लिए बाद में बात करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और, जो रामबाण होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और इसके लिए भी ऑब्वियसली, कि मार्केट में मटेरियल भी उपलब्ध हैं, और बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध हैं। और जहाँ भी जब ऑप्शन ज़्यादा मिलता है ना, तो इंसान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलने के बाद। और ज़्यादा गुरुओं पे विश्वास मत करो। हर कोई गाइड कर रहा है, मैं देखो, मैं गाइड नहीं कर रहा, मैं बस अपना एक थोड़ा जर्नी शेयर कर दूंगा। किसी को कुछ लेना हो इसमें से तो ले लो, बाकी आप समझ लेना कि 10 मिनट आपका मैंने वेस्ट कर दिया। अगर आपको काम आ जाए तो बहुत बहुत बढ़िया है। मेनली है कि आप खुद पे विश्वास करो, किसी पे भी विश्वास मत करो, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है और झेलना भी आप ही को है। और नहीं तो आप कहीं के फिर नहीं रहोगे, और आप किसी को बोल भी नहीं सकते कि हाँ मैंने उन पे विश्वास किया है या कुछ नहीं। आप खुद के गुरु रहो, आप खुद का अपना मोटिवेशन रखो, आप खुद के अपने गाइडेंस रखो। हाँ, अगर आपको कहीं से गाइडेंस कोर्स लेना है, कोर्स नहीं लेना है, मतलब कोर्स लो, या फिर कहीं से गाइडेंस आप ले रहे हो, तो उसको आप सेकेंडरी मानो, उसको प्राइमरी मत मानो। और सेकेंडरी इसलिए मानो क्योंकि इन केस अगर मान लो वो बीच में छोड़ दिए, पढ़ाना छोड़ दिए, या इन किसी कारण से उनकी वीडियो आना बंद हो गई, या उनके साथ कुछ अनहोनी घटना हो गई, फिर क्या करोगे अगर आप उस पर डिपेंडेंट रह जाओगे तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी प्राइमरी होनी चाहिए आपका सेल्फ स्टडी। वही एक इलाज है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। मैं अपने बारे में बताऊँगा, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर करे हैं, और सबका एक ही है, मैंने आज तक कोचिंग नहीं करी, कभी भी कोचिंग नहीं करी। हाँ, ये जर्नी मेरा थोड़ा लंबा रह गया, लंबा होने के पीछे रीज़न ये था कि मैंने कोचिंग नहीं की। और कोचिंग करोगे तो किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप हो जाओगे, फिर दूसरे एग्ज़ाम में आप कम्पीट ना कर पाओगे उतना। और सेल्फ स्टडी में क्या होता है ना, कि आप ठोकर खाते खाते आप एक निश्चित इंसान बन जाते हो। चलिए, अब इस चैनल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखो, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए कोई भी
तो आप उसके लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं आप दोस्तों के साथ। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, की टू सक्सेस, ये मैंने कुछ बुलेट पॉइंट बनाए हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ बोलते समय। यार वीडियो बनाना थोड़ा टफ होता है, मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ वीडियो बनाना, तो बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं। देखो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ये मैंने ऊपर में लिख दिया, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो मैंने पहले ही बताया, अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कुछ नहीं होता। आप जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बहुत एक्सक्यूज़ देते हैं, तो मैं यार बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है, और जब मैं इस कंपटीशन में आया तो हिंदी में था सब कुछ। और जबकि मैंने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की, मैं जनरल कंपटीशन में बहुत लेट से आया हूँ, और स्टेट में तो और भी दरोगा के लिए मुश्किल से मैंने 1 साल पढ़ाई की है, और वो भी जीरो जीके नॉलेज से। तो मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी, अगर आप फॉलो करो तो बेटर है, लेकिन मैं यही बोलूँगा फिर भी कि सेल्फ स्टडी करो, लेकिन पागलों की तरह करो। अच्छा, फिर है कि स्टार्टिंग में देखो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाइलिंगुअल पढ़ो। क्या होता है ना कि एक निमोनिक्स बन जाता है कि देखो दिमाग की एक स्ट्रेटजी होती है, या फिर उसका एल्गोरिथम होता है ना, कि आप किसी भी चीज़ को निमोनिक्स के रूप में याद रखते हो। जैसे कोई वर्ड क्या होता है ना कि आप हिंदी में समझ जाओगे, लेकिन उस चीज़ को रिटेन नहीं कर पाओगे। और कोई वर्ड इंग्लिश का होता है जिसको आप रिटेन नहीं कर पाओगे, आप एग्ज़ाम में भूलने लगते हो। तो उससे क्या होगा ना कि हिंदी जो पढ़ता है, अगर वो इंग्लिश पढ़ेगा कोई पर्टिकुलर वर्ड, तो वो उसको याद हो जाए, क्योंकि वो सिर्फ वही चीज़ पढ़ा है। ये निमोनिक्स का गेम है। अब आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी मेरी बात। और सेम बात है हिंदी मीडियम वाले के लिए। हिंदी मीडियम वाले के लिए तो खैर नहले में दहला है स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम। तो इंग्लिश मीडियम के लिए प्लीज़, क्योंकि मैं जानता हूँ अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी ये सब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, मैं खुद एक इंजीनियर्स था, तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं इस साइड में। और कुछ को इंटरेस्ट होता है यूनिफॉर्म वगैरह का, आप जहाँ भी मिले ये हुआ। और फिर जॉब क्राइसिस भी है, ये सच्चाई है, अच्छी सैलरी मिलती है तो ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। करियर यहाँ रुक थोड़ी जाता है, हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे, ज्वाइन तो कर लें, पहले कुछ मिले तो सही। तो वही है, आप इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी बुक उपलब्ध है मार्केट में, आप इंग्लिश में बुक परचेज़ कर लें। थ्योरी के लिए प्रैक्टिस बुक थोड़ा कम है मार्केट में इंग्लिश मीडियम का, शायद एक किरण का ही आता है बस, बाकी फिर हिंदी। लेकिन यही है कि आप अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते रहोगे लगातार ना, तो उसके बाद आपको शिफ्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे आप फिर ये रुक्मिणी का ले लो, तो रुक्मिणी में क्या है कि हिंदी और इंग्लिश का पर्टिकुलर कोई वर्ड का वो इंग्लिश दे देता है, तो आपको शिफ्ट होने में आसानी पड़ेगी। रुक्मिणी का सेट मैंने मारा था, मैंने प्रीलिम्स के लिए भी 2 लिया था, मेंस के लिए भी 2 लिया था। तो काफ़ी सेट्स होते हैं, प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। मैं बुक्स के लिए मैं बाद में यहाँ पे मैंने एक अलग से बना रखा है, तो मैं बुक्स पे आऊँगा, बाद में आऊँगा। पहले वही, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बता रहा हूँ कि वर्ड मीनिंग रिटेंशन माइंड में आसानी पड़ेगी। और एग्ज़ाम में जो पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है, वहाँ आपको इंग्लिश भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा। तो वही सेम हिंदी मीडियम वाले के लिए भी आसान होगी, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी आसान होगी। तो आपको जो पसंद, आपको बस इंग्लिश मीडियम वाले को धीरे धीरे हिंदी में शिफ्ट होना पड़ेगा, ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि अब कटअप बहुत हाई जा रहा है मार्केट में, आपके लिए कंटेंट कम उपलब्ध है। और हिंदी वाले के लिए तो भाई आपके लिए तो मैंने बोला नहले में दहला है, मार्केट में आपके लिए भर के प्रैक्टिस सेट है, और प्रैक्टिस सेट का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो मैं यहाँ डिटेल में बात करूँगा बुक्स एंड स्ट्रेटजी में। तो आप बिल्कुल, इवन थ्योरी बुक भी स्टेट लेवल में तो होता ही है, स्टेट लेवल में हिंदी मीडियम में उपलब्ध होता है मार्केट में। और अगर मैं सच बोलूँ तो बिहार दरोगा निकालना एज़ कम्पेयर टू बिहार कांस्टेबल बहुत आसान है, क्योंकि बिहार कांस्टेबल का मैंने पेपर देखा है, पेपर उसका आसान नहीं आता, काफ़ी टफ आता है। और उसके बाद फिर फिजिकल भी बहुत टफ है। हाँ, धांधली होती है, धांधलियाँ तो होती है, मे भी चीटिंग होता होगा, क्योंकि हर कोई चिट्ठा लेके जाता है, मैंने तो एग्ज़ाम सेंटर पे देखा है जाते हुए। तो अब अंदर लेके जाते हैं नहीं ले जाते, लेकिन हर कोई चिट्ठा बनाता है। मैं ऑफिशियली ये सब नहीं बोल सकता, बट हाँ ये सब होता है यार, तो हर सब कोई जानता है, जितने भी अब बिहार दरोगा के भी कैंडिडेट है, कांस्टेबल के देख रहे होंगे तो। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि जो कांस्टेबल वाले भी हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं, आसान है निकालना एज़ कम्पेयर टू बिहार पुलिस। तो आप लग जाओ इसमें। और दूसरी बात कि फिजिकल भी तो उसका बिहार पुलिस का बहुत टफ है, उतना फिजिकल उतना फिजिकल आपको कंप्लीट करने में, प्रिपरेशन करने में हालत ख़राब हो जाएगी। उससे बढ़िया आप इसमें टाइम दे दो। और दूसरी बात कि आप 25 साल सीनियर हो जाओगे कांस्टेबल से, क्योंकि आप एज ए कांस्टेबल बनोगे, ज्वाइन करोगे, उसके बाद आपको एसआई बनने में कम से कम 25 साल लग जाएगा।
और वो भी तब जब आपके सर्विस में कोई भी किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगेगा। तो ये है, इसलिए आप बेटर है कि आप उसी में लग जाओ। तो ये हुआ। तो फिर दूसरा लेवल ऑफ कंपटीशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, मार्केट में करीब 5 लाख एग्ज़ाम देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह में इधर उधर का आवाज़ आ रहा होगा तो आप प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। मैं क्या बोला था कि लेवल ऑफ कंपटीशन में कि 5 लाख एग्ज़ाम देते हैं और ये संख्या फ्यूचर में बढ़ेगी ही और सीट्स धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि देखो लगातार वैकेंसी निकली है। 1717 वाला, फिर अभी 2446 पोस्ट, फिर 2200। तो मे भी अब इतनी वैकेंसी नहीं निकलेगी और हो सकता है तो मैक्सिमम एक वैकेंसी और आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है। 10,000 वैकेंसी लेनी थी, लेकिन मेरे ख्याल से अब नहीं ले पाएगी, अब इतनी नहीं आएगी सीट्स, बहुत कम आएगी सीट। तो जो है इसी में जान लगा दो। और क्योंकि देखो कंटिन्यूटी नहीं है ना, और सो इसी में जान लगाना है तो लगाओ। क्योंकि लास्ट देखो 2009 में आया था शायद, उसके बाद सीधे 17 में आया। तो एक बार जब कंटिन्यूटी ब्रेक होता है उसके बाद फिर कब आएगा कोई ठीक नहीं। सो लास्ट समझो इस वैकेंसी को। और 5 लाख में सिलेक्शन महज 2200 का होना है। आपको मैं इसका कैलकुलेशन बता दूंगा। और अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो मेरिट कोटा 850 से 900 के अराउंड होगा। आप जोड़ लेना 2200 में, उसी के आसपास होगा, जिसमें से मेल और फीमेल फिर अगर बांटोगे तो 35% के आसपास सीट्स तो मेरिट कोटा में फीमेल के पास चला जाएगा। तो इन एंड अराउंड मेरिट कोटा मतलब, देखो मेरिट कोटा मतलब होता है जनरल बोलो या अनरिजर्व बोलो, वही होता है। उसमें सब आएंगे। ये नहीं मेरिट कोटा का अगर 500 सीट बचता है तो उसमें जो 5 लाख है ना, वो सारे के सारे आएंगे। इवन गर्ल्स भी आएंगी 5 लाख में, 500 में। इवन दो 2200 अगर सीट है, उसमें 500 अगर मेरिट कोटा मेल का बचा तो वो मेल का नहीं है, वो सबके लिए है। जिसमें भी खुब्बत है, मेरिट है, वो उसमें आएगा। हाँ, उसके बाद होता है कि रेस्पेक्टिव रिजर्वेशन होता है, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी। और अब तो ओबीसी ईबीसी का भी कट ऑफ हाई जा रहा है। किसी किसी एग्जाम में मैच भी कर जा रहा है। जैसे अभी 64th बीपीएससी में ही आपने देखा होगा कि मैच कर गया ओबीसी और ये। लेकिन देखो बट फंडामेंटली ये होता नहीं है, कभी भी ज़्यादा जा ही नहीं सकता। मैच कर सकता है, ज़्यादा नहीं जा सकता कभी भी, अनलेस कि वो एज क्राइटेरिया का बेनिफिट उठाया हो। जैसे यूपी में एक वैकेंसी आई थी, उसमें ओबीसी का कट ऑफ जनरल से हाई चला गया था। उसका रीज़न था जैसे आपने रिजर्वेशन कुछ बेनिफिट पहले ही ले लिया है फॉर्म भरने के पहले ही, तो चूंकि आपने ओबीसी के थ्रू एंट्री की है उस कंपटीशन में, इसलिए आप कितना भी मार्क्स लाओगे तो आप उसी कैटेगरी में रहोगे और इसके कारण आपका कट ऑफ मार्क्स बढ़ जाता है। तो यही है। फिर उसके बाद जो तो मेरिट कोटा और जनरल कोटा में अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकता, वो उसी कैटेगरी में रहेगा। अब देखो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा, अगर कोई गर्ल्स सुन रही होंगी तो आपके लिए करियर रिलेटेड गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिहार में है। बिहार से ज़्यादा अभी कहीं नहीं है पूरे इंडिया में। 35% वैकेंसी किसी स्टेट में नहीं है, फिर शायद यूपी में 20% है और शायद कहीं नहीं है, तो होगी भी कहीं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि केरला तक से लड़कियां गर्ल्स एएनएम जीएनएम वगैरह में अप्लाई कर रही हैं बिहार में। तो आप लोग आगे बढ़िए, सोशल जो बाउंड्री है उसे तोड़िए, क्योंकि अगर आप नहीं आते हैं तो कोई और सीट ले लेगी। एंड स्लोली आपकी कटअप बढ़ते जा रही है और आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि गर्ल्स में अवेयरनेस बहुत फास्ट हो रहा है। आप देख रही हैं, क्योंकि लास्ट टाइम कटअप कुछ और था, इस बार कटअप बहुत ज़्यादा चला गया है, गर्ल्स का भी बढ़ा है। और एक और रीज़न भी है गर्ल्स का कटअप बढ़ने का। प्लीज़ मैं इसके पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं गर्ल्स की कम्युनिटी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये सच्चाई है कि एग्ज़ाम में बहुत पूछा पूछी होती है और गर्ल्स, मतलब छोड़ो ये बात। लेकिन हाँ, इसका बहुत बड़ा कारण है कट ऑफ हाई जाने का। और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज़ के लिए भी है, लेकिन थोड़ी गर्ल्स ज़्यादा करती हैं। मैंने बीपीएसएससी का 3-4 एग्ज़ाम दिया है, एक ईएसआई का दिया, एक ये दरोगा का दिया, ये वाला 2446 का, फिर मैंने रेंजर का भी दिया। मैंने हर जगह देखा यही होता है, पूछा पूछी। हाँ, ये था बीपीएससी जो दरोगा का था मेरा मेंस का एग्ज़ाम, तो मेंस का एग्ज़ाम मेरा डीएवी में था। तो डीएवी चूँकि प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट स्कूल में तो नहीं करने देते वो लोग, तो हिलने भी नहीं दिए थे। लेकिन जनरली बाकी सब जो बोलते हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कूल में, तो मैंने देख लिया कि ऐसा ही होता है। तो कटअप बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न यही था। और कटअप ऐसा नहीं कि फिर बॉयज़ का भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन चूंकि बॉयज़ का कटअप ऑलरेडी इतना हाई जाता है कि वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकता, बट गर्ल्स का पहले ज़्यादा कम जाता था, बहुत कम होता था, इसलिए उनमें ज़्यादा उछाल आया। जैसे अगर पूछेंगी भी वो, तो बॉयज़ से ही पूछेंगे ना, तो बॉयज़ से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, इसलिए उन लोग का
कट ऑफ ज़्यादा आया। इसमें बॉयज़ तेज और गर्ल्स तेज नहीं कर रहा, बहुत गर्ल्स बहुत टैलेंटेड भी हैं, इसलिए इसमें नो डाउट बहुत सारे पढ़ने वाली लड़कियां हैं, प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा। लेकिन मैं यही चाहता हूँ प्लीज़ आप आगे आओ, आपको गवर्नमेंट बहुत अपॉर्चुनिटी दे रही है। दूसरा एक चीज़ और कि मेन कंपटीशन, हाँ जो ऊपर में जो मैंने यहाँ पे लेवल ऑफ कंपटीशन के बारे में मैंने बताया, वो कंपटीशन के बारे में मैंने डर तो आपको दिखाया नहीं कि कंपटीशन क्या है। देखो जनरली क्या है कि 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सच्चाई है, और 5 लाख में मान लो, कैलकुलेशन के लिए मैं बोलता हूँ एक बार इस चीज़ को देखो, जैसे मान लो कि 5 लाख है और 5 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठे और 2500 मैंने सीट मान लिया, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो करीब 200 पर स्टूडेंट आ रहा है, मतलब एक सीट पे 200 बच्चे। अब आप सोच लो 200 बच्चे, आपको आपके आसपास में दोस्त या आप 200 बच्चों को तो आप लोग जानते भी नहीं होंगे, और आप इतना जानते होंगे कि आपके ही दोस्त में आपसे ज़्यादा पढ़ने वाले ज़रूर कोई होगा, तो ऑब्वियसली उसका होना चाहिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप यही समझो कि एक कोचिंग सेंटर में जनरली इन एन एवरेज मीडियम कोचिंग में 300-400 बच्चे होते हैं, 500 बच्चे होते हैं, तो सोचो पूरे कोचिंग में मात्र 1 या 2 बच्चे का सिलेक्शन होना है। इस लेवल का कंपटीशन है। अगर आप गांव में रहते हो तो आसपास का 3-4 गांव मिला के 1 बच्चे का सिलेक्शन होगा। इस टाइप से है मतलब कंपटीशन का लेवल इतना है। तो बस यही है कि कंपटीशन बहुत है। अगर आप ये देखना, सिर्फ इस एग्ज़ाम में नहीं है, आपको रेलवे के बारे में पता है कि किस टाइप का वहाँ होते कंपटीशन का लेवल होता है, करोड़ों फॉर्म जा रहे हैं। तो आप अगर कुछ अलग करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैं ये डरा नहीं रहा, मैं बस कंपटीशन से वाकिफ़ करवा रहा हूँ, आप भी वाकिफ़ होंगे, बस आप अवेयर हो जाइए। इसलिए पढ़िए और आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये तो रहा ज्ञान की बात जो इस वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाइएगा। इसका पार्ट 2 मैं बना दे रहा हूँ, मैं कंटिन्यू करूँगा, इसलिए मैं इसका पार्ट 1 रखता हूँ। और पार्ट 2 में सिर्फ काम की बात, जैसे बुक्स एंड स्ट्रेटजी वगैरह जितना है, बुक्स एंड स्ट्रेटजी जैसे मैंने तैयारी की है, मैंने मात्र 1 साल 1.5 महीना के टाइम दिया था, इसमें 1 साल के आसपास टाइम दिया है मोटा मोटी, यही समझो। मेरी जर्नी, चूँकि मैं कहाँ से हूँ, कैसे मैंने पढ़ाई कैसे की है, कैसा स्ट्रगल क्या मतलब ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है कम टाइम, फिर कोरोना मेरे लिए रामबाण था, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, हमारे समाज के लिए बहुत, हमारे क्या पूरे अर्थ के लिए ये एक त्रासदी थी, बट उसका बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता था। और लास्ट बट नॉट लिस्ट मोटिवेशन, क्योंकि यही एक चीज़ है जो मुझे मेरा एग्ज़ाम क्लियर कराने में हेल्प किया, तो मैं वो पार्ट 2 में रखूँगा। अगले वाला में वही बुक्स एंड स्ट्रेटजी, मेरी जर्नी, किसी को अगर हेल्प कर पाए, देखो मैं बहुत बड़ा तोप नहीं बन गया, लेकिन अगर किसी को हेल्प कर पाए तो बहुत हेल्पफुल होगा, 1-2 भी हो जाए तो बहुत खुशी होगी मुझे। तो चलिए ठीक है, पार्ट 2 में मिलते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ, लाइक भी कर दीजिए कोई वीडियो अगर आपको पसंद आए, और इस चैनल से जुड़े रहिए कुछ इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और याद से प्लीज़ पार्ट 2 देख लीजिएगा। थैंक यू।